नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ साथ और वहां पर दूसरी तरफ 3 चरणों में जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। सो गाइस, कांग्रेस का इस समय कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि इन्होंने जब हरियाणा में 5 तारीख को जब मतदान हो रहे थे शाम को, जी हाँ, एग्जिट पोल का इंतजार किए बिना ही इनकी आगे रणनीति तैयार हो चुकी थी और राहुल गांधी रवाना हो चुके थे महाराष्ट्र के लिए। वहां पर शिवाजी की जो प्रतिमा है उनका इनको अनावरण करना था और इसके अलावा इनके काफ़ी सारे शेड्यूल हैं महाराष्ट्र के अंदर, बैक टू बैक इनकी मीटिंग है। हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी अब हो चुके हैं नॉन स्टॉप, जी हाँ, रुकते ही नहीं हैं। सो गाइस, हरियाणा के अंदर इन्होंने काफ़ी अधिक चुनाव प्रचार करा। इनफैक्ट हरियाणा में इन्होंने रैली में ये भी कहा था कि इस बार कांग्रेस की आंधी नहीं बल्कि सुनामी आने वाली है और वही हमको देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल के अंदर। बाकी दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी होगा कल 8 तारीख को, जिस दिन होगी मतों की गिनती। सो गाइस, किसी भी नेता को अगर सत्ता में आना है तो एक बात समझनी होगी कि ध्यान से हम कोई चीज़ समझनी होगी और सीखनी होगी कि जनता अब जो जुमलेबाजी है उसके जाल में नहीं फंसने वाली है। जनता दोस्तों भोली हो सकती है लेकिन जनता अब मूर्ख नहीं हो सकती है। मैनिफेस्टो का जुमला अब तक जो पार्टी ने जनता को थमाया, जी हाँ, जनता को लगी उम्मीद कि हाँ क्या पता मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो सच होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी के कहने ही क्या, और लगातार महिला के ऊपर जो होने वाले अत्याचार हैं वो दिन प्रतिदिन अब बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो पार्टी है कांग्रेस की, जिसको हम कहते थे एक समय के अंदर की पार्टी अब खत्म सी हो गई है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उस पार्टी के अंदर जान लाने का काम किया है राहुल गांधी ने, क्योंकि ये उतर चुके हैं ज़मीनी स्तर पर। कभी ये पहुंचते हैं मणिपुर हिंसा में जो पीड़ित लोग होते हैं रिलीफ कैंप में, उनका दर्द साझा करने के लिए। कभी ये पहुंच जाते हैं एक मोची के पास और कभी ये पहुंचते हैं छात्राओं के पास, जी हाँ, मुखर्जी नगर में जा कर के उन छात्राओं का क्या हालत है, क्या हालात है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये कभी पहुंच जाते हैं राहुल गांधी वहां पर हाथरस में जो भगड़ हुई थी लोगों की, भक्तों की, उनसे मिलने के लिए। और ये कभी पहुंच जाते हैं किसी कुली के पास, लोको पायलट के पास, कभी पहुंचते हैं ये वायनाड जा कर के वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई थी उन लोगों के दर्द को साझा करने के लिए। सो गैस, नेता को ज़मीनी स्तर पर उतरना होगा। अगर हम सोचते हैं कि केवल लाइमलाइट में आए, केवल हमारे गिने चुने 4 पत्रकार हो उनको हम इंटरव्यू दें, तो इसमें दोस्तों कहता भी दीवाना है और सुनता भी दीवाना वाला हाल हो जाएगा। जी हाँ, आपको हमेशा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी करती है, लगातार दोस्तों कांग्रेस भी कर रही है अब लगातार इस चीज़ को, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। जिस तरह से अभी हमने जाना कि जो हरियाणा जो विधानसभा सीटें हैं उसकी कुल संख्या 90 हैं और जी यही 90 संख्या है आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जो चुनाव होगा वो बहुत ही अधिक टफ होगा। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर गठबंधन बनाया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, इनका गठबंधन हुआ था, उसके बाद इन्होंने चुनाव प्रचार अपना स्टार्ट किया था। तो वैसे ही हालात हमको महाराष्ट्र के अंदर भी दिखने वाले हैं। तो बात करते हैं कि आखिरकार इनके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा सबसे पहली बार जो इसका आगाज़ हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, कौन से सम्मेलन के द्वारा हुआ था। सो गाइस, राहुल गांधी ने कोल्हापुर में संविधान सम्मान समारोह से चुनावी अभियान की शुरुआत की है। पर हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार ने पार्टी की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ा दी है। सो गाइस, महाराष्ट्र में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की, जी हाँ, जो घटक दल है जिसको हम बोलते हैं एनसीपी, दोस्तों ये पार्टी है शरद पवार की, और एक है आपका शिवसेना की पार्टी जिसको हम बोलते हैं यूबीटी। इसके साथ मिलकर के ये चुनाव अब लड़ेंगे और तीनों पार्टियों के बीच में सीटें, ध्यान रखिएगा, सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा अभी जारी है। और महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पार्टी के हिस्से में 100 से 110 सीटें तक आ सकती हैं। पर पार्टी को सीट के मुकाबले बहुत अधिक आवेदन मिले हैं और टिकट के लिए जो आवेदन करने वालों ने बाकायदा, जी हाँ, फीस भी अपनी सबमिट कर दी है। जैसे आपको मालूम होगा कि फीस सबमिट होती है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछता हूँ कि आखिरकार जो फीस सबमिट होती है, अगर कोई भी जो नेता होता है अगर वो उस स्थान से, जी हाँ, चुनाव नहीं जीत पाता है तो क्या ये फीस वापस होती है? विचार करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गैस, महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा है कि कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये कहा है कि सबसे अधिक टिकट दावेदारों के आवेदन, जी हाँ, विदर्भ और जो आपका मराठवाड़ा है,
ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। और इन दोनों क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है ऑलरेडी, क्योंकि दलित, मुस्लिम और मराठा इस कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। पर टिकट के जो दावेदार हैं उनकी संख्या ने पार्टी की चुनौतियों को और अधिक मुश्किल कर दिया है, क्योंकि जिन मजबूत दावेदारों को टिकट नहीं मिल पाएगा, जी हाँ, वे बागी होकर के निर्दलीय या किसी छोटी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर अपना दल बदल सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि हरियाणा के अंदर जब विधानसभा सीटें जब बांटी गई थी, टिकट जो बांटी गई थी, तो बीजेपी की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, जी हाँ, जब देखा कि पार्टी के नेताओं ने कि भाई हमारा लिस्ट में नाम है नहीं, तुमको 5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, इससे बढ़िया पलटी मारो, तुरंत उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक कठोर कदम उठाना चाहिए कि हाँ, कोई भी नेता अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। अगर पार्टी चेंज करेगा तो उसके कैरियर में उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 बार पार्टी चेंज कर ले या 1 बार पार्टी चेंज कर ले, केवल अपने प्रॉफिट के लिए, आज इस पार्टी में तो कभी कल उस पार्टी में। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोविज़न है ना हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं इस पर एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। हमको ये भी समझना है कि आखिरकार कोई भी आवेदन सबमिट करते समय कितनी फीस सबमिट होती है। सो गाइस, पार्टी ने महाराष्ट्र में SC/ST सीट से जितने भी दावेदार खड़े हुए हैं उनसे लिए जाते हैं 10,000 रुपये, और जो सामान्य सीट्स के दावेदार होते हैं उनसे लिए जाते हैं 20,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इनको जमा करना होता है। जी हाँ, DD में, ना कि स्कैनिंग से, ना कि कैश में डील होती है, इसका बनता है DD। सो गाइस, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस हमने हरियाणा के अंदर देखा, जी हाँ, रैली में देखा, जनसभा के अंदर देखा कि वो किस तरह से जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं अपनी रैलियों में, और जनता से पूछ भी रहे हैं कि उनकी आगे क्या क्या डिमांड है। ठीक है, इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था और उस मैनिफेस्टो को देखते हुए काफ़ी लोग इनसे खुश भी थे, और उस मैनिफेस्टो को विपक्ष की पार्टी ने भी कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत किया था। अच्छी बात है, देखिए, किसी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन केवल प्रिंट में उसको छाप देना और ज़मीनी हकीकत पर उसको ना उतार पाना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है सभी पार्टियों के लिए। सो गाइस, यहाँ पर हमको ये बात समझनी होगी कि जिसको हम लोग कुछ समय पहले पप्पू उप्पू के नाम से पुकारते थे, ध्यान रखिएगा, आज वो एक बहुत बड़े नेता बन चुके हैं और एक बहुत बड़ी समझ इनको आ चुकी है, और ये एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है ज़मीनी स्तर पर उतरने के बाद। आपको याद होगा किस तरह से मीम्स बनते थे इनके खिलाफ। जी हाँ, इनकी छवि को ख़राब करने के लिए एक जो टेक्निकल टीम होती है, जी हाँ, जो सोशल मीडिया टीम होती है, इनके पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उन सभी को प्रत्यक्ष रूप से मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, और फाइनली कल चलेगा पता 8 तारीख को कि आखिरकार इनको जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें मिली हैं और कांग्रेस से इन्होंने कितनी सीटें हासिल करी है, मतलब इनकी मेहनत कितनी रंग लाई है। सो गाइस, कांग्रेस नेता ने संसद और राज्य विधानसभा में नेतृत्व की भूमिकाओं में असमानता का मुद्दा उठाते हुए रविवार को, यानी कि कल के दिन, ये कहा कि जो सच्ची समानता के लिए, ठीक है, इन क्षेत्रों में महिलाओं की भी अधिक से अधिक भागीदारी होनी आवश्यक है। तो महिलाओं को लेकर के बहुत अधिक पार्शियलिटी होती है, ये हम सभी देखते हैं, और महिलाओं से ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इसके साथ ही देश भर की महिलाओं से कांग्रेस के शक्ति अभियान से जुड़ने की अपील भी करी, क्योंकि कांग्रेस एक अभियान चला रही है, शक्ति अभियान, जिसका संबंध महिलाओं से और महिलाओं के सशक्तिकरण से है, उनके विकास से है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इनके साथ जुड़ना चाहिए। और शक्ति अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि राजनीति में महिला हितों के लिए समान स्थान सुनिश्चित करवाया जाए। इसके अलावा जो भाजपा गोवा की विरासत पर हमला कर रही है, इस तरह का दोस्तों हमला किया राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि जो भाजपा है वो भाजपा पर गोवा की प्राकृतिक और सामाजिक विरासत पर हमला करने का जो आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही भी है। सो गाइस, आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक अब दिल्ली आ चुके हैं अपना एक धरना देने के लिए। ध्यान रखिएगा, आमरण अनशन पे ये बैठ चुके हैं आज से, लेकिन इनको जो स्थान चाहिए था जंतर मंतर, वो स्थान इनको नहीं दिया गया। और इनकी भी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड वही है कि लद्दाख के अंदर दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जी हाँ, माइनिंग करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं रद्द होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लगातार डायनामाइट से क्या होगा, ब्लास्ट होगा। क्योंकि जो कंपनियाँ हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए खदान से जब वो खुदाई करेंगे तो उससे पहले ब्लास्ट होता है, और लगातार ब्लास्ट से कहीं ना कहीं लद्दाख
जी हाँ ख़त्म हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए, जी हाँ उसकी प्रकृति को बचाने के लिए, नेचर की रक्षा करने के लिए सोनम वांगचुक जब दिल्ली आए थे तो दिल्ली का बॉर्डर जैसे ही सटा हुआ था, तो जैसे ही दिल्ली में एंटर कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसका वीडियो आपने देखा होगा। तो मतलब ये प्रकृति को लेकर के जिनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसका खिलवाड़ करेंगे, अगर ये हमारे साथ खिलवाड़ करने पे आई, जी हाँ ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे। इसका सबसे बड़ा हमने एग्जाम्पल देखा कुछ समय पहले वायनाड के अंदर। ध्यान रखिएगा, हल्की सी लैंडस्लाइड हुई और कितनी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन दोस्तों, औद्योगिक विकास के चक्कर में अपनी बेसिक बुनियाद का गला घोट देना, तो इसमें कोई सबसे बड़ी समझदारी तो है नहीं। आज नहीं तो कल हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, वो भी बहुत ही बुरे वाला। सो गाइस, यहाँ पे कल 8 तारीख है और 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के फाइनली कितने मत पड़े थे उनकी काउंटिंग होगी, और हरियाणा में कितने मत पड़े उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन किसी भी पार्टी का जो एग्जिट पोल दोस्तों फेवर में आता है, उस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो आखिरकार अपनी पार्टी में से किस नेता को उस राज्य का मुख्यमंत्री चुने। एक को चुनेंगे तो दूसरा नाराज, दूसरे को चुनेंगे तो ये वाला नाराज। तो यही दोस्तों हालात इस समय बन चुकी है कांग्रेस के साथ। सोचिए यहाँ पर राहुल जी के ऊपर कितना बड़ा स्ट्रेस होगा, लेकिन वो भी लगातार बैक टू बैक रैलियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर सीएम फेस कौन होगा इसका भी खुलासा कल शाम तक पक्का हो जाएगा। सो गाइस, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने अपने तरीके से दावा सामने रख रहे हैं कांग्रेस के आलाकमान नेताओं के सामने कि हमको सीएम बनना चाहिए। किसी ने आकांक्षाओं की बात करी तो किसी ने सीएम पद के लिए अपनी जो सीनियरिटी है, जी हाँ अपना जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर इस चीज़ की दलील दी। और दोस्तों यहाँ पर ये जो खींचातानी है कभी कभी एक उग्र रूप धारण कर लेती है और पार्टी को कभी कभी डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको याद होगा वर्ष 2018 में, जी हाँ 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में सीएम पद को लेकर के बड़े बड़े नेताओं के बीच में, जी हाँ आपसी होड़ हुई थी। और भी होड़ इस तरह से हुई थी कि जो सरकार थी वो कोलैप्स हो गई थी। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में एक वॉर चला था। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक सीएम पद को लेकर के कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। और वहीं पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में पद को लेकर के, कुर्सी को लेकर के मैं सीएम करके खींचातानी स्टार्ट हुई थी। और क्या हुआ था, मध्य प्रदेश की सरकार 15 महीनों में ही गिर चुकी थी। 5 साल छोड़िए, 15 महीनों में ही क्या हो गई, क्रैश हो गई। और राजस्थान में सरकार चलते चलते मतलब गिरते गिरते बची है, बिल्कुल पॉइंटों में थी, गिरने की लास्ट स्टेज में पहुंच गई थी। वो तो आपसी इन लोगों की वार्तालाप की बैठक हुई, उसके बाद में पार्टी यहाँ पे संभली। और नतीजे के बाद पार्टी को सख्त और मजबूत फैसला लेना होगा हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस को, कि आखिरकार हम जो सीएम पद बनाएं वो कौन सा चेहरा बनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एक्सपीरियंस सबसे अधिक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। जी हाँ, अभी कुमारी शैलजा ने जो इंटरव्यू दिया था ललन टॉप पर, उनकी जो स्टेटमेंट थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के वो काफ़ी नेगेटिव थी। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पार्टी में ही पार्टी के नेताओं की आपस में नहीं बन रही है। ये मैसेज जाता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जनता के पास, और इससे पार्टी की छवि खराब होती है। और कहीं ना कहीं इनकी मैच्योरिटी, इनका एक्सपीरियंस पर एक सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिरकार, जी हाँ कल शाम तक फाइनली कौन होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री? आप इसमें बीजेपी के नेता को भी चूज़ कर सकते हैं चाहे तो। अगर आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल वास्तव में फेक है, ठीक है, आपको बिलीव नहीं है उस एग्जिट पोल पर, तो आप कांग्रेस की तरफ से कौन होगा सीएम? नायब सिंह सैनी कंटिन्यू रहेंगे या फिर खट्टर वापस आएंगे? अपना राजनीतिक एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।